अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीचर वाला चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। इसके पहले तक हमने नेट के सिलेबस का जो हिस्सा देखा, उसके आगे हम बढ़ते हैं। अगला यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 की इब्तिदा जो है उसमें नावल और अफसाना। नावल जो है ये अंग्रेजी जबान व अदब से आया है। जैसा कि नावल का फन से मुराद ली जाती है नावल का हुनर, नावल के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें, नावल किसे कहते हैं, नावल कब बना, नावल किसका है, नावल के अज्जाए तरकीबी क्या है, और इसका आगाज व इर्तिका नावल का आगाज व इर्तिका कब हुआ, कैसे हुआ, किन हालात में हुआ, अंग्रेज़ों के ज़रिए उर्दू ज़बान व अदब में आया, इसका जायज़ा लेंगे। उसके बाद में उर्दू के अहम नावल निगार और इनके नावल। अब इसमें दो चीज़ पाई जाती है कि उर्दू के अहम नावल निगार, जो भी नावल निगार मुंदरज झैल में दिए हुए हैं, इन नावल निगारों की सवाने हयात वो इल्मी अदबी खिदमात, साथ ही साथ उनके नावल। तो ये चीज़ें आ गई, सवाने हयात, इल्म अदबी खिदमात और उनके नावल। अब जैसा कि पहले ही नाम आता है, पंडित रतननाथ चरचार फसाने आज़ाद, ये दास्तान और नावल के दरमियान की कड़ी है, लेकिन कई लोग इसे उर्दू ज़बान व अदब का इब्तदाई नावल मानते हैं, जो कि इसके अंदर खुजी का किरदार है, फसाने आज़ाद है, ये एक किरदार आज़ाद है, दूसरा खुजी है, एक मज़ाहिया किरदार है, एक संजीदा किरदार है। उसके बाद में उर्दू ज़बान व अदब में नावल निगारी का जो आगाज़ जो होता है, वो अहम आगाज़ डिप्टी मौलवी नज़ीर अहमद के ज़रिए होता है, जो कि अनासिर खमसा है, उर्दू ज़बान व अदब के अनासिर खमसा में से एक है। एक अंग्रेज़ ने इनके लिखे हुए पर्चों को, जो कि कहानी की शक्ल में मौजूद थे, देखा और उसे शाये करने के लिए कहा। डिप्टी मौलवी नज़ीर अहमद ने अपनी दोनों बेटियों को सुधारने के लिए, उनके अंदर खुश इखलाकी पैदा करने के लिए, सच्चाई और ईमानदारी की बात को आगे बढ़ाने के लिए, उजागर करने के लिए, सच बोलने के लिए, झूठ से बचने के लिए जो चीज़ें लिखने शुरू की, उनको बाद में शक्लें जो दी गई वो नावल की शक्ल में, तौबतुन निस्वा, बिनातुन नास, दीगर नावल पाए जाते हैं। उसके बाद में अब्दुल हलीम शरर, इनका नावल है फिरदौस बरी। इसी के बाद में उर्दू ज़बान व अदब का एक और नावल मिर्ज़ा हदी रसवा का, जो उमराव जाने अदा, ये उर्दू ज़बान व अदब का पहला मुकम्मल नावल पाया जाता है, जिसके अंदर नावल निगारी के जितने भी अज्जा पाए जाते हैं वो सब के सब है। मंजर निगारी पाई जाती है, किरदार निगारी पाई जाती है, वाक़े निगारी की तरतीब है, प्लॉट है, मुकम्मल किस्सा है, ज़बान व बयान ऐसा है कि पूरा के पूरा लखनऊ सांस लेते हुए नजर आता है। एक तवाइफ की दास्तान है, उसके अंदर शेर व शायरी की भरमार है कि लोगों का जो ज़ौक़ व शौक़ है वो शायरी के अंदर कैसा पाया जाता है। उसके बाद में जब मुंशी प्रेमचंद नावल निगारी के अंदर कदम रखते हैं, तो नावल के अंदर गौदान, एक माशरे की, हिंदुस्तानी माशरे के बारे में तबसरा पाया जाता है कि माशरा है जिसके अंदर जात का निज़ाम है, जात के निज़ाम के अंदर ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, तमाम जातों के अंदर। तो किसी की मौत के ऊपर पंडित ब्राह्मण को जो चीज़ें दी जाती है, जो मरने वाले की जो जिंदगी होती है, उस जिंदगी के अंदर जो उसकी ख्वाहिश थी उसके मुताबिक, तो ये मुकम्मल नावल है। ये पूरा के पूरा नावल अक्कासी करता है। कैसी अक्कासी करता है? पूरे समाज की अक्कासी करता है, जो कि समाज आज़ादी के पहले उस दौर में मौजूद था। असमत चुगताई, जैसे जैसे दौर बदलता है तो एक टेढ़ी लकीर, जो माशरे के अंदर जो लड़कियां खराबी की जानिब बढ़ती है, उसका तबसरा किया गया है। उसके बाद में आता है राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी भी एक बेहतरीन अफसाने नगारों में से है। एक चादर मैली सी, जो कि एक पंजाब की रस्म, पंजाबियों के अंदर एक रस्म होती है कि जिससे मोहब्बत की जाती है या जिससे शादी करनी होती है तो उसके सर पर चादर डाल दी जाती है।
इसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन फिल्म भी बनी है हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की। इसी के साथ साथ कुर्रतुल ऐन हैदर, शऊर की रौ, शऊर की रौ जिसे हम कहते हैं, फिक्र और गौर फिक्र वो खौस, साथ ही साथ इंसान के जो ख्याल का जो मादा है वो कैसे कैसे बदलता है। तो उन्होंने एक नावल लिखा है आग का दरिया, जो 2500 साल की दास्तान को बयान करता है। उसके बाद में शौकत सिद्दीकी लिखते हैं खुदा की बस्ती, अब्दुल्ला हुसैन के उदास नस्लें, इंतजार हुसैन की आती है बस्ती। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव के अंदर हम ज्यादातर गलती ये करते हैं कि हम याद कर लेते हैं बस्ती नावल और मंसूब कर देते हैं शौकत सिद्दीकी से। तो ये बात याद रखिएगा कि इंतजार हुसैन जो है वो बस्ती में है और शौकत सिद्दीकी जो है खुदा की बस्ती में। इस बात के नुक्ते नजर से हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में इलियास अहमद गदी, अब ये दौरे जदीद का नावल। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अफसाने और उसका फन। जैसा कि कदीम दौर के अंदर ऐसा होता था कि लोगों की उम्र जो हुआ करती थी 1000 साल की हुआ होती थी, 900 साल की होती थी, 700 साल की होती थी, 500 साल की होती थी। तो वो क्या करते थे, तवील से तवील कहानियां लिखते थे, बताते थे, ढिंडोरा पीटते थे, ढोल पीटते थे, लोग उनके जानिब मुतवज्जे होते थे और वो अपनी कहानी सुनाते थे। फिर वक्त बदला, 300 साल की उम्र हुई, 200 साल की उम्र हुई, 100 साल की उम्र हुई, तो दास्तान मुख्तसर होते गई, वो नावल में तब्दील हो गई। अब उसके बाद में आजकल का दौर है 60 साल 70 साल की उम्र हो चुकी है। तो ये दौर में क्या किस चीज का वजूद आया, अफसानों का वजूद आ गए। उर्दू अफसाने निगार और इनके अफसाने, उर्दू अफसाने निगारी का आगाज। अब जो आगाज होता है वो प्रेमचंद के जरिए होता है, प्रेमचंद के मजमुओं के जरिए होता है। प्रेमचंद छोटे छोटे अफसाने लिखते हैं जिसके अंदर इंसान हिंदुस्तान के देहाती जिंदगियों का तबसरा लिखते हैं कि हिंदुस्तान का देहात जो है वो कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं। उसके बाद में सादत हसन मिंटो, इनकी जो है ये समाज की बुराइयों को कुरेदते हैं, कुरेदने के बाद में लोगों के सामने उजागर करते हैं, हकीकत निगारी बयान करते हैं, जिसकी वजह से इन पर 2 से 3 मरतबा हुकूमत की जानिब से केस भी किया गया, मुकदमा भी इनका चला है। उसके बाद में आते हैं कृष्णचंद। कृष्णचंद बेहतरीन अफसानों निगारों में से एक है, जिनकी खासियत और खुसूसियत यह है कि ये कहीं भी रहे, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अफसाने का अगर जायजा लेते हैं तो जाहिर सी बात है कश्मीर पहुंच जाते हैं। खूबसूरती का तस्करा लेंगे, खाने पीने का, फ्रूट का, सेब का, ये जरूर अपने किसी न किसी अफसाने के अंदर इसका जायजा लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका ताल्लुक कश्मीर से है। राजेंद्र सिंह बेदी, ये भी एक बेहतरीन तरीके के अफसाने निगार है। अपने दुख मुझे दे दो, इनका अफसानी मजमूआ है। तो इस तरीके से उर्दू अफसाने और इनके अफसाने निगार और इनके अफसानों का मुख्तसरन जायजा।